सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग जानने से पहले हम देखेंगे कि फाइनेंस होता क्या है। द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंस। बिजनेस शुरू करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है उसको हम फाइनेंस बोलते हैं। अब इस फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, इन पैसों का सही तरह से मैनेजमेंट करने को ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस ऑफ फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी स्मूथली वर्क करे, सही से आपकी कंपनी चले, तो जो आप पैसे अरेंज करने वाले हो, तो पहली बात तो आप वो पैसा कहाँ से अरेंज करोगे, बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा, जो पैसा आपने अरेंज किया है वो आप किस जगह पे यूज़ करने वाले हो, वो आपको बहुत एफिशिएंटली सोच समझ के यूज़ करना है। और तीसरा, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उससे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट का भी सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ओनर्स में कितना बंटना है, शेयर होल्डर्स में कितना बंटना है, और दोबारा से कंपनी में री इन्वेस्टमेंट कितना करना है उन्हीं प्रॉफिट से। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आप प्लान करते हैं, कंबाइन करते हैं इन सब चीज़ों को, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रिएट होता है। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सबको। अब जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कनेक्टेड होती हैं। अब कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में आती हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, वो हम देखेंगे। पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कि कितना ज़्यादा, कितनी बड़े मशीन्स खरीदेंगे या छोटे छोटे मशीन्स बहुत सारे खरीदेंगे, वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितना इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर स्टार्टिंग में कंपनी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है किसी भी इंसान को, और वो कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा है वो चीज़ उस पर डिपेंड करती है। अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो फिक्स एसेट ज़्यादा होंगे या उनका जो साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और अगर वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि फिक्स एसेट्स कम होंगे या बिजनेस का जो साइज़ है वो कम होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है फिक्स एसेट से। दूसरा, कौन इफेक्ट करता है? करंट एसेट इफेक्ट होता है। अब ये कैसे होता है वो समझेंगे हम। अब पहली बात तो करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जो भी एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, ये सारी चीज़ें। अब ये कितने होने चाहिए, करंट एसेट्स में कैश कितना होना चाहिए, बिल रिसीवेबल कितने होने चाहिए, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही बना दिया जाता है कि हम इतना ही उधार देंगे या इतना ही उधार लेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? पहली बात, आपके पास फिक्स एसेट्स कितना है, क्रेडिट पॉलिसी, उधार देने की क्षमता कितनी है आपकी, तो डेटास क्रिएट हो जाएंगे आपके, मतलब करंट एसेट्स। इन्वेंट्री कितना मैनेज कर रहे हैं आप, ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं तो करंट एसेट ज़्यादा होगा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कम हैंडल कर सकते हैं तो आपका करंट एसेट्स कम होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं इन्वेंट्री ज़्यादा खरीदूंगा तो करंट एसेट्स ज़्यादा होगा। अब मेरे पास कम पैसा है तो मैं इन्वेंट्री कम खरीदूंगा तो मेरे पास स्टॉक कम होगा तो करंट एसेट कम होगा। तो कहीं ना कहीं करंट एसेट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही कनेक्टेड है। अब बात करते हैं नंबर 3, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। अब एक इंसान लॉन्ग टर्म्स लोन्स कब लेगा और शॉर्ट टर्म्स लोन्स कब लेगा? जिस फर्म के पास लिक्विडेशन मतलब कि कैश का आना और जाना, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ज़्यादा रहता है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म्स फंड्स ही लेते हैं।
और जिस कंपनी में सर्टन नहीं होता है कि भाई कितना पैसा आएगा या कितना पैसा जाएगा या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो ऐसी कंपनी हमेशा शॉर्ट टर्म्स लोन ही लेती है, शॉर्ट टर्म्स लोन और छोटे लोन्स लेगी। और जिस कंपनी को पता है कि भाई मेरे पास पैसा आने वाला है और ज़्यादा पैसा आता ही रहेगा, ऐसी कंपनी ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन ले सकती है और ज़्यादा बड़ा लोन ले सकती है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट, इक्विटी, ईटीसी। अब अगर आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो अकाउंट्स में आपको एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस। हर एक चीज़ का एक रेशियो होता है, एक सर्टन लिमिट होती है जो डिसाइडेड होती है। फॉर एग्जांपल, आपका जो लाइबिलिटी है और जो एसेट है उसका रेशियो होना चाहिए लाइबिलिटी और एसेट का 1:2। मतलब लाइबिलिटी अगर 1 है तो एसेट होनी चाहिए 2, ताकि आप अपनी लाइबिलिटी पे कर पाओ और आपके पास कुछ बचे भी। तो एक ये आइडल रेशियो मानते हैं इसको। उसी तरह से अलग अलग रेशियोज होते हैं, तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं या अंडर में ही आते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी फिक्स की जाती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर कि कितना डेप्थ होगा, कितने डिबेंचर इशू होंगे, कितना हमें लोन इशू करना है, कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं। ये सारी चीज़ें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में ही आती हैं। लास्ट आपका है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जितनी भी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर आती हैं वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से इफ़ेक्ट्स होती हैं। समझ लीजिए डेप्रीशिएशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका। अदर इनकम बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स आते हैं वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में ही आएंगे सारी चीज़ें। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा।